ये जो हमारा विपक्ष है ये पूरी तरह से जान चुका है कि अब दोबारा आने की कोई संभावना उसको दूर दूर तक नहीं लगती। इसलिए उसने लक्ष्य बना लिया जनजेट को। ये जो 25, 30 साल 35 साल के बच्चे हैं, इन्होंने क्या देखा है आपातकाल का वो जुल्म जो कांग्रेस ने किया था? इन्होंने देखा है समाजवादी पार्टी के वो अराजक सीओ को जीप के आगे बांध के लटाया जाता था, थाने में कोई बंद होता था, तत्काल फोन आता था, उसके कट्टा और कारतूस गिनकर उसको वापस कर दिए जाते थे। हमने वो दौर भी देखा है राजनीति से दूर हटकर। राजनीति में जो ये अभूतपूर्व बदलाव आया है उसका नतीजा भी आपने पिछले दिनों देखा। लड़कों को बरगलाया गया। आप नौजवान को बरगला सकते हैं, बुजुर्ग को नहीं बरगला सकते हैं। जिन्होंने दुनिया देखी है उन्हें सब मालूम है। विश्वनाथ कॉरिडोर में जो विकास हुआ वो क्या जरूरी नहीं था? लाखों श्रद्धालु आते थे, गलियों में गोबर पड़े रहते थे, फिसल फिसल के लोग गिरते थे, कमर की हड्डी टूट जाती थी। आज मोदी जी ने इतना सुंदर जगह बना दिया है कि 10,000 लोग वहाँ पे आराम से बैठ करके भगवान की स्तुति कर सकते हैं। तो इसको हम विकास कहेंगे। चक्का जाम कर दूंगा, हमारा गली बने के चाहिए, आज फलाना हो जाये, 6 घंटा से बिजली कटल हो। 12 साल से इस समस्या गायब है। हमें तो नहीं लग रहा कहीं कोई समस्या है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। एक बार फिर से हम लोग बनारस से कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और लोग कह रहे हैं कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हो रहा है, चाहे आप सीजेपी के प्रोटेस्ट की बात कर लें, चाहे लगातार सरकार पर आक्रमण की बात कर लें, तो ऐसे में पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इन विषयों के ऊपर क्या सोचते हैं, चुनाव के ऊपर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। अभिषेक जी, ये बताइए, अभी आपने देखा दिल्ली में एक तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। बनारस को लेकर भी बहुत सारी खबरें बाजारों में है कि बनारस का विकास नहीं, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। हमें नहीं चाहिए नया गोदलिया, हमें नहीं चाहिए इस तरीके का कॉरिडोर। तो आप चूंकि यंग जनरेशन से है, तो आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? बनारस में हर जगह तो विकास है। आज का जो स्मार्ट सिटी है बनारस है। काशी विश्वनाथ टेम्पल चले जाइए आप, लहरतारा से आप ओवरब्रिज मिल गया आपको, जाम तो खत्म हो गया शहर से एकदम। सकरी गलियां जो थी पहले, जो कहा जाता था पहले, सकरी गलियां धीरे धीरे अब हट रही हैं। बनारस विकास की ओर बढ़ रहा है। ये नए भारत के साथ बनारस चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? अमित चौरसिया। अमित जी, कहाँ से हैं? बनारस पिपलानी कटरा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, 2014 से वास्तविकता में बनारस बदला है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सभी की दृष्टि से आप देखेंगे, चाहे पर्यटन की दृष्टि से विकास बढ़ा है। ये नथिंग नहीं कर सकते। चाहे आप बाबतपुर से आते थे, आपका सबसे बड़ा 4 लेन बना, बाबा जो पुल है, वहाँ से आने में आपको कितना मिनट लगता है ये आप स्वयं बता सकते हैं। मैं ये इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। मैं बाहरी हूँ, इसलिए आपसे चीजों को जानने की तो कोशिश इसीलिए कर तो बता रहा हूँ कि बाबतपुर से आने में कितना समय लगता है, इसको नोट करिए। पहले कितना समय लगता था, औरों लोगों से, बड़े अपने बुजुर्ग सम्मानित लोगों से, विशिष्ट जनों से पूछेंगे, बता देंगे। आज उसके बाद सामने घाट का पुल है, जो रामनगर के लिए जाने के लिए एकमात्र पुल पड़ाव का था। पड़ाव से होके जाते थे और कितना संघर्ष करना पड़ता था, या तो विश्व सुंदरी पुल से जाना पड़ता। 2 पुल थे, आज तीसरा पुल है सामने घाट लंका से। कई मिनट लगता है बनारस और रामनगर आने जाने में। क्या ये पहले पुल नहीं था? किसने बनवाया? ये पुल लटका हुआ था, इसको पास हमारी गवर्नमेंट में, मतलब मोदी सरकार में 2014 में आने के बाद 2017 में प्रस्तावित होके पास होके बन के खत्म हुआ। अच्छा। पहले की सरकारों ने बनाया था, बन के वो आधा अधूरा रुका हुआ था कार्य। अच्छा। आधा अधूरा, पूर्ण विराम लगा हुआ था। 15 वर्षों के, मतलब इस कार्यकाल में बहुत अभूतपूर्व विकास के कार्य बढ़ रहे 15 वर्षों में। हाँ, क्या कह रहे थे उस पुल के बारे में आप? सपा और बसपा में इतना अभूतपूर्व विकास हुआ कि 15 साल में एक पुल तक नहीं बना पाए थे। मोदी जी की 2014 में सरकार होने के बाद जब केंद्र में सरकार बनी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में फिर 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार बनी। उसके बाद गति मिली प्रदेश में, नहीं तो उसके पहले तो बजट भी दबा दिया जाता था काशी का। और उस काशी के 2017 में बनने के बाद इतना विकास हुआ है कि जो मैं 15 साल का अभी पुल बताया कि ये लोग 15 साल में नहीं बना पाए, 11 साल, 2006 में शायद उसकी घोषणा हुई, 7 में बनना शुरू हुआ। 3 कार्यकाल बीत गया। मायावती का कार्यकाल बीत गया,
मुलायम सिंह जी का कार्यकाल बीत गया, उसके बाद अखिलेश यादव जी का कार्यकाल बीत गया। हाँ। योगी जी के कार्यकाल में वह पुल बनके मात्र 2 वर्षों में, योगी जी की सरकार बनने के बाद 2 वर्षों में वो पुल बनके कंप्लीट हो गया और आवागमन उस पे आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। इसी तरह अगर हम पहले नॉर्मल आम पर्यटक की बात करें तो वो रेलवे से उतरते हैं। आप रेलवे मड़ुआडीह स्टेशन जाके देखेंगे, किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता। पहले वो एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, गांव कस्बे का जैसे छोटा मोटा स्टेशन हुआ करता था, उस तरीके का मड़ुआडीह स्टेशन था, बनारस स्टेशन जिसका आज नाम है। आज वह एयरपोर्ट की दर्जा में आता है, एक खूबसूरत स्टेशन है। अगर आप उसका अपने दर्शकों को दिखाएं, वहां जाएं, कवरेज करें, तो किसी एयरपोर्ट से खूबसूरती कम नहीं है। उसके बाद हम अगर एयरपोर्ट से बात करें, एयरपोर्ट से बनारस आने में 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क थी। अच्छा। और अब मात्र 20 मिनट लगते हैं अगर आप एयरपोर्ट से शिवपुर बनारस आ रहे हैं तो, मात्र 20 मिनट। इसके बाद अभी 25,000 करोड़ की परियोजना पास हुई है बनारस में, आपको पता होगा, गंगा एलिवेटेड वरुणा एलिवेटेड रोड पुल है, जो सीधे बाहर शहर में आने की जरूरत नहीं होगी, बाहर ही बाहर आपको सीधे गंगा विश्वनाथ जी के उस पार निकालेगा और बाई पैदल फुटब्रिज बनाया जाएगा। जो लोग दर्शक आ रहे हैं बाहर से, इतनी पर्यटक आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद से इतना पर्यटक इतना हो गए हैं यहाँ की तमाम रोजगार के अवसर खुले हैं। लोग घरों में ही पेइंग गेस्ट हाउस, होटल वगैरह आजकल चल रहे हैं बनारस में। नो डाउट कि लोगों की आय में दुगना वृद्धि हुई है और इसका कारण मोदी जी और योगी जी हैं। इसी तरह अगर हम विकास की बात करें तो एक एक जो कुंड थे, पोखरे थे, इनका संरक्षण किया गया, इनकी सौंदर्यीकरण किया गया, सजावट किया गया। इसके साथ कॉरिडोर के बाद अगर हम आते हैं तो अभी कल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बोट शुरू हुई है नगर निगम के द्वारा, इलेक्ट्रिक बोट। ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि डीजल प्रदूषण होता था गंगा जी में, ये इलेक्ट्रिक प्रदूषण मुक्त होगा। तमाम तरीके की चीजें मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में आगे बढ़ रही है। एक नया बनारस, एक नई काशी, 80 घाट जो कभी दबा हुआ था वो उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फरसा मारा, स्वच्छता की शुरुआत की और देश में तमाम स्वच्छता के वहीं से अवसर बढ़े। लोग हर शहरों में वहीं से स्वच्छता की अभियान शुरू किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उसी को संकल्प लेके भाजपा कार्यकर्ता आज भी हर जगह स्वच्छता को सुचारू रूप से करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक। चाचा, आप चूंकि इन्होंने रामनगर पुल की बात की तो मैं जानना चाहूंगा उस पुल की क्या कहानी थी। देखिए, रामनगर पुल हो या देश में कोई भी निर्माणाधीन पुल हो, 2014 के बाद उसमें गति आई। एक काशीवासी होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काशीवासियों के मन में क्या है मोदी जी के प्रति। मोदी जी एक ऐसे ईश्वरीय चमत्कार हैं जो हम कल्पना करते थे कि काश ऐसी कोई सरकार आती। 2014 से पहले हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था ये देश कैसे चलेगा, क्योंकि तो विमूढ़ था हर नागरिक। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, देश की दशा और दशा बदली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरा है। हमारी सेनाएं मजबूत हो गई हैं। फटा चप्पल जूता पहनाकर सेना को जो दबा कर रखा गया था, आज सेनाएं दहाड़ रही हैं। चारों ओर नभ थल गगन हर जगह मोदी की गूंज है। ऐसे में ये जो हमारा विपक्ष है ये पूरी तरह से जान चुका है कि अब दोबारा आने की कोई संभावना उसको दूर दूर तक नहीं लगती। इसलिए उसने लक्ष्य बना लिया जनजेट को। ये जो 25, 30 साल, 35 साल के बच्चे हैं, इन्होंने क्या देखा है आपातकाल का वो जुल्म जो कांग्रेस ने किया था? इन्होंने देखा है समाजवादी पार्टी के वो अराजक सीओ को जीप के आगे बांध के लटाया जाता था, थाने में कोई बंद होता था, तत्काल फोन आता था, उसके कट्टा और कारतूस गिनकर उसको वापस कर दिए जाते थे। हमने वो दौर भी देखा है राजनीति से दूर हटकर। राजनीति में जो ये अभूतपूर्व बदलाव आया है उसका नतीजा भी आपने पिछले दिनों देखा। लड़कों को बरगलाया गया। आप नौजवान को बरगला सकते हैं, बुजुर्ग को नहीं बरगला सकते हैं। जिन्होंने दुनिया देखी है उन्हें सब मालूम है। तो बच्चे ही एक बरगलाने के साधन है। जेन जेड जो हुआ है, जेन जी कह लीजिए, हम नहीं जानते ये नाम कहाँ से पैदा हुआ। अरे वो चचा आपसे कहेंगे, सुनिए, इंदिरा जी ने जो किया सो किया, समाजवादी ने जो किया सो किया। हम मोदी एरा में समझदार हुए हैं, हम मोदी एरा में जवान हो रहे हैं, तो हम मोदी से नौकरी मांगेंगे, हम मोदी से अकाउंटेबिलिटी भी रहे हैं।
करोड़ों लोगों को नौकरियां भी आपने नहीं देखा, कितनों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, लाखों लोग, मैं खाली पुलिस की बात करता हूं, 41,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती हो चुकी है, 56,000 सिपाही भर्ती हो चुके हैं। आप इसकी गिनती तो करें श्रीमान जी, वो भी तटस्थ और निष्पक्ष भाव से। अगर नेतागिरी का चश्मा लगा लेंगे तो कुछ को तो इस समय देश में ऐसा लग रहा है कि लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, जनता तड़प रही है, इस तरह की भावनाएं लोग क्रिएट कर रहे हैं। जनता पूरी तरह संतुष्ट है, सब कुछ देख रही है, समझ रही है और शांत है। जनता अब जानती है कि इन लोग के पछड़े में नहीं पड़ना है, सीधा सीधा वोट देकर चले आना है। जो देश का नाम पूरी दुनिया में ऊपर किया, जिसने हिंदुओं को बताया कि ये देश हिंदुस्तान है। बहुत कुछ बातें हैं, अब इस बारे में क्या कहें। अब रहा सवाल विकास का, काशी को कोटो बनाने का बड़ा लोग उपहास उड़ाया करते थे, कुछ लोग मिला करते थे, अरे बड़का कोटो बन जाए कहा करते थे। आज काशी जापान से भी आगे निकलने की स्थिति में है। अभी रोपवे शुरू हो जाने दीजिए, एशिया का पहला रोपवे, और इसके बाद ये जो चारों तरफ रिंग रोड, अभी ये जो 25,000 करोड़ की परियोजना एलिवेटेड रिंग रोड आई है, इसके बाद ये जापान न हो जाए तो कहिएगा। आप स्वतः देखिए, एक तो पुल कैंट का चौकाघाट ब्रिज बन रहा था, 7 साल से पुले बन रहा है, मंत्री जी का 4 मकान बन गया, इंजीनियर का 4 मकान बन गया, पुल बन ही नहीं रहा था। कब की बात कर रहे हैं? ये अभी हाल की बात कर रहे हैं कि योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार आने के बाद उसको साल भर के अंदर रामनगर और ये दोनों पुलों को तैयार किया गया। ये बात अलग है कि कुछ दुर्घटनाएं हुई, वो तो आम बात है, होती रहती है। तो जो परियोजनाओं को लटका के झटका कर और उससे जो धन खींचने की प्रवृत्ति थी, जनता चिल्लाती थी। हम इसी मलदहिया और कैंट स्टेशन में हम लोगों ने कितना धरना दिया, यार सड़क बनाई जाए। मेरे मलदहिया क्षेत्र में रोडवेज के बगल में गड्ढा हो गया था, मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त जी आए रोडवेज पर, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जी आए, हम लोगों ने जाके उनसे बताया, क्योंकि एक दिन पहले पता चला कि वो कागज पे बन गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल कलाम तत्कालीन जो थे, वो पैसा भी पास हो गया और मिल भी गया, सड़क गड्ढा का गड्ढा रहा, उनसे पैसे की रिकवरी हुई। समाज के लोगों ने, हम काशीवासियों ने, हम राजनीतिक दलों से अलग हटकर, हम लोग खुद का जो भी काशीवासी है और काशी की गरिमा और संस्कृति का उसको भान है, तो उसके ऊपर ये राजनीतिक, ये जो आप अफवाह और प्रोपोगंडा सुनते हैं, इसका कोई असर नहीं होता। वो निष्पक्ष भाव से बाबा भोलेनाथ का चेला बनकर देखता है, उसको एकदम रेक्टिफाई, वो एकदम पुरस्कृत कर लेता है आपकी बातों से। यहाँ पे मैं थोड़ा इनसे ही बातचीत कर लूं, अभी आपसे बातचीत करूंगा। इन्होंने जो बात कही उससे मैं 2 तर्क लेके आता हूँ। जैसे आप भी पास में ही आइए, हम भी बनारस टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आंखें हैं, देख रहे हैं कि चीजों में क्या बदलाव आया है। तो जब बदलाव आ गया हो तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पब्लिक आपको तुरंत ही डिक्लाइन कर देगी कि क्या तुमको ये नहीं दिख रहा है। तो एक नया टर्म कॉइन किया गया है कि क्या ये बदलाव विकास है या ये बदलाव विनाश है। आप लोगों ने भी सुना होगा, गली चौराहे नुक्कड़ पर एक बहस का केंद्र बना दिया गया है कि बनारस को जो उसका पौराणिक रूप था, उसका पौराणिक ढंग था, उससे तहस नहस करके सिर्फ एक व्यापारिक नगरी के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे शहर की आत्मा मर रही है। देखिए, समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलाव करता रहता है। पहले आप सुने होंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता, लोग नदी के किनारे रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे। धीरे धीरे समय बदला, लोग कच्चे मकान से भी पक्के मकान के रूप में आए, आज बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो ये समय ऐसा चीज है कि बदलाव लाता है, और जब बदलाव जब किया जाता है तो कुछ न कुछ रद्दो बदल होता है। उससे हम उस रद्दो बदल को विनाश से नहीं जोड़ते हैं, हम उसको अपना, हमारे जैसे अभी आपने देखा होगा विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। विश्वनाथ कॉरिडोर में जो विकास हुआ वो क्या जरूरी नहीं था? लाखों श्रद्धालु आते थे, गलियों में गोबर पड़े रहते थे, फिसल फिसल के लोग गिरते थे, कमर की हड्डी टूट जाती थी। आज मोदी जी ने इतना सुंदर जगह बना दिया है कि 10,000 लोग वहाँ पे आराम से बैठ करके भगवान की स्तुति कर सकते हैं। तो इसको हम विकास कहेंगे, और ये हमारी जो प्राचीन चीजें हैं उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। कि बताइए इतना बड़ा बड़ा गेट बनाने की क्या जरूरत थी? ये बनारस है, यहाँ तर्क देने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ज्ञानियों का शहर है। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई ज्ञानी हुए हैं, आप इतिहास भी देखेंगे तो यहाँ पे सूर कबीर तुलसी, हाँ, बनारस में सभी बड़े बड़े महापुरुष बनारस में हुए हैं। तो सभी यहाँ पे जितने भी लोग ज्ञानी हैं तर्क दे देते हैं। मंदिर तोड़ दिया मोदी जी कॉरिडोर बनवाने के चक्कर में। नहीं, तो मंदिर तोड़ने नहीं, उन्होंने उसका पुनर्निर्माण किया।
ये गलत तथ्य कहा जाता है, ये तोड़ दिए। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, ठीक है, तो बहुत सारे अगल बगल बहुत सारी चीज रहे होंगे, उसमें सुधार किया गया होगा, तो वो निर्माण की एक प्रक्रिया है, वो तोड़ी नहीं जाती है, उसको संरक्षित करते हैं। अभी जैसे सारनाथ ही है, सारनाथ मतलब कि 2000 साल पुराना है, अशोक का स्तूप है। इतने साल बाद अगर हमने उसको ठीक ठाक ढंग से संरक्षित किया, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे हमने इसको तोड़ फोड़ दिया। बधाई हो आप लोगों को, यूनेस्को ने उसको शामिल कर लिया है। 1990 की मांग थी शायद, कि 90 से चाह रहे थे। रही विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब जब मोदी जी यहाँ नहीं थे, भाजपा की सरकार नहीं थी, तो लंका से कैंट आने में कम से कम 1 से सवा घंटा लगता था। तब तो बड़े बड़े रोड़े और सीमेंटेड वाली पुरानी अंग्रेजों के जमाने की सड़क थी, और टूटी फूटी रहती थी। कभी किसी ने सोचा नहीं कि काशी को भी एकदम स्मूथ सड़क होना चाहिए। मोदी जी आए, ये तो कहने की बातें नहीं है कि क्या हो गया है। यूपी में भी देख लीजिए ना, योगी जी महाराज ने कितने एक्सप्रेसवे बना दिए, कहीं के लिए भी आपको कनेक्टिविटी तुरंत। अब यहाँ से आपको मेरठ जाना है तो 8 घंटे मेरठ पहुंच रहे हैं। ये मतलब कि बहुत बड़ी चीजें हैं। और विकास तभी होता है जबकि संपर्क और संसाधन, जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, जैसे बिजली हो गई, सड़क हो गया, और संचार के साधन हो गया, हवाई जहाज हो गया, रोड हो गया, जहां रहेगा वहीं विकास होगा। आज यूपी उस स्तर पे पहुंच गया है कि यूपी बहुत ही तेजी से विकास करेगा। फिर भी देखिए, फिर लोग कहेंगे कि ठीक है, विकास किनका हो रहा है। जैसे अभी जो 2 मुद्दे हैं, एक तो ये युवा वर्ग वाला, जनजी युवा वर्ग, जिसको ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि सरकार से वो लोग नाराज हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग थे, जो छोटा व्यापार करते थे, लघु व्यापार करते थे, या गरीब स्तर के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए क्या सरकार कर रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कर रही है। जैसे कि हम आपको बता दें कि 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। आपको स्वरोजगार की दिशा में काम करना होगा। ऐसे में एमएसएमई के द्वारा और बाकी प्रधानमंत्री का वो रोजगार ऋण के द्वारा बहुत सारे उपाय किए गए। आप शहर में देखते होंगे जगह जगह मतलब वेंडर जोन बने हुए हैं, लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, खान पान का कर रहे हैं, कोई कुछ निर्माण कर रहा है, कोई खिलौना बना रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि मतलब कि आम आदमी सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं, वो अपना स्वरोजगार करेगा तो 4 लोगों को रोजगार देगा भी, तो ये इससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। और केवल सरकारी नौकरी, हम तो कहते हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो कह देगा कि 140 करोड़ सरकारी नौकरी में दे देंगे, संभव नहीं है। तो हम क्यों जो चीज संभव नहीं है हम उसके लिए क्यों कोशिश करें। जितना सरकारी नौकरी है, जितनी जरूरत है उतनी सरकारी नौकरियां तो हैं ही। और ये जो युवा वर्ग का आक्रोश है जो दिल्ली में निकला है, देखिए युवा वर्ग का कोई आक्रोश नहीं है। युवा वर्ग को यह था कि नीट की परीक्षा में पेपर आउट हुआ। हमारा कहना है कि इतनी पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था सरकार ने कर रखी है कि अब अगर जरा सी भी कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत वो उजागर हो जाता है, पकड़ जाता है। पहले के जमाने में ये सब चीजें बहुत आम थी, पेपर आउट हो जाना, कांग्रेस के जमाने में, सपा के जमाने में, और नियुक्तियां ऐसे लोगों की होती थी जो उसके लिए पात्र नहीं होते थे, लेकिन ये सब चीजें बाहर नहीं आती थी। आज हमारी संचार व्यवस्था, निगरानी व्यवस्था इतनी मतलब कि वो समृद्धिशाली है कि हमको कोई भी गड़बड़ी होती है तुरंत पता चल जाती है। अच्छा, ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, इसको आप लोग किस नजर से देखते हैं कि क्या सरकार बैकफुट पे चली गई है? नहीं, कोई भी बैकफुट पे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने केवल लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने पहले तो 36 अधिकारियों को निलंबित किया, और जब देखा कि लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, तो उन्होंने जन भावनाओं का कद्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप इससे ही संतुष्ट हैं तो मैं ये भी करने के लिए राजी हूँ। इससे ये चलता है कि जो विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगाता है ये लोग तानाशाही हैं, ये हैं, हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र एकदम काबिज है। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक छोटे से बच्चे का भी बात का मतलब कि मान रखते हैं, उन बच्चों का भी मान रखते हैं, जिससे कि हमारा देश चल रहा है और लोकतंत्र चल रहा है। ये इस चीज का लोकतंत्र को मजबूत, इस चीज से लोकतंत्र और मजबूत होता है। एक चीज ना जो मुझे अब अलग अलग राज्यों में जाके महसूस हो रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे तो हम ये देखते हैं कि बीजेपी के लोगों का जनता के साथ जो संवाद है, कनेक्टिविटी है, वो बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि भाई सरकार में आना है। लेकिन जहां जहां सरकार को 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हो गया है,
आप लोग महसूस करते हैं कि बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं या ये लोग हैं, ये तो मन के अंदर अब चल गए कि मोदी आएंगे यार, 5% वोट मोदी बढ़ाएंगे, योगी आएंगे यार, 7-5% वोट ये बढ़ाएंगे। देखिए इधर आओ दोस्त, इस तरफ, देखिए जो आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ। अभी योगी जी महाराज का 2 टर्म पूरा हुआ है। हाँ। योगी जी महाराज का कोई परिवार नहीं है, अरे वो एक तपस्वी हैं। आप समझे नहीं हम क्या बोले, फिर दोबारा सवाल फ्रेम कर देते हैं हम। मैं जो ऊपर वाली लीडरशिप है ना, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा हूँ, उनके संवाद के माध्यम के ऊपर। वो तो प्रधानमंत्री का काम मन की बात करना थोड़ी ना है, लेकिन लोगों से कनेक्ट करने के लिए वो तो महीने में एक मन का बात कर दे रहे हैं। इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ना, या लोकतंत्र संवाद से चलता है। लेकिन मैं स्थानीय प्रतिनिधियों की बात करना, स्थानीय प्रतिनिधियों की मैं बताऊं, यहाँ बनारस की बात करूं अगर मैं, हाँ। तो बनारस में जवाबदेही तय है। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय है, वहाँ प्रति दिवस मतलब प्रत्येक दिन हर एक विधायक की वहाँ जिम्मेदारी है जनसुनवाई करने की, और जो भी जनता की समस्याएं होती है वहाँ लोग जाते हैं और उनकी समस्या का बाकायदे नोटिंग होती है, उसका निराकरण होता है और उस पर जवाब लिया जाता है कि इस पे क्या कार्रवाई हुई या क्या हुआ। तो क्या कहिएगा इस पे? हम कह रहे हैं कि जब आपकी सारी समस्याओं का निदान हो गया, आपके यहाँ गली में स्ट्रीट लाइट भी जल रही है डेली, गली भी बन गई, पानी भी आ रहा है, आपको बिजली भी आ रहा है, जब जनता के पास समस्या नहीं है तो जनता क्यों आएगी हमसे कहने की मेरी ये परेशानी है। आदमी संतुष्ट है, जब संतुष्ट है तो वो ज्यादा हल्ला नहीं मचाता है, वो शांत होकर अपना कार्य करता है। चाचा आप क्या कहिएगा? पानी, बिजली हाँ। और सड़क के लिए धरना प्रदर्शन किए एक जमाना हो गया, लोगों ने देखा ही नहीं। हम लोगों ने जो 14 से पहले हाँ। जो करते थे ना, आज चक्का जाम कर दूंगा, हमारा गली बने के चाहिए, आज फलाना हो जाई, 6 घंटा से बिजली कटल हो। 12 साल से ये सब समस्या गायब है, हमें तो नहीं लग रहा कहीं कोई समस्या है। अब कोई मेरे साथ धोखाधड़ी कर दे, हत्या कर दे, तो वो एक आपराधिक, वो तो हमेशा होता रहता है। जैसे कि गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी आज तक मिटी नहीं, वो लोग मिटते चले गए। 47 से हम 2026 पर आ गए। लेकिन आपने अभी जो कहा ना कि जैसे कि लोग निश्चिंत हैं, सब विधायक सभासद, क्या हम तो जितबे करब, है ना, मोदी जी आइए उनका फोटो लगावे, ये भावना आप कह रहे हैं ना। हमारे यहाँ बनारस में जितने विधायक हैं आप देख लीजिए, शहर उत्तरी के विधायक विकास और दौड़ धूप का जितना काम, लखनऊ से अब तो मंत्री हैं तो अपना वो भी दायित्व निभा रहे हैं। हमारे दक्षिणी के विधायक तो वार्डों में और रथजग्गा कर रहे हैं, जा के एक मोहल्ले में पर्सनल गली गली, जो पुराना बनारस है, जो पुरानी बनारस की गलियां हैं, सब घूमते हैं। उन्हीं के क्षेत्र में विश्वनाथ जी है। आप रोहनिया के विधायक को ले लीजिए, पिंडरा के विधायक को ले लीजिए, हर विधायक सक्रिय है। कैंट के सौरभ जी सक्रिय हैं। कोई एक बताइए, हम अपने सभासद की बात करते हैं, स्वतः संज्ञान लेने वाले सभासद हैं जो बीजेपी के लोग हैं। आपके दरवाजे पे सीवर जाम हुआ नहीं, आप पहले सोचेंगे, तब तक में सभासद आ जाएगा, देख भी लेगा, उसका कंप्लेन भी हो जाएगा, आदमी भी आ जाएगा बनवाने। रोज मच्छर भगाने का धुआं हो रहा है, ये सब कभी काशी में कहाँ होता था। यहाँ तो भ्रष्टाचार की नगरी थी, मेयर स्वाले अंसारी थे तो मेयर फलाने थे, लेकिन कहीं कोई काम कहाँ हुआ बनारस में। अब काम हो रहा है। और एक बात और बता दें, विनाश ही विकास की तरफ प्रेरित करता है और विकास ही बताता है कि ये हाल था, आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मेरा चेहरा 26 साल में बड़ा चटक था, मैं भी धरना प्रदर्शन सब कुछ सामाजिक काम करता था। आज मेरा चेहरा भी विनाश की तरफ जा रहा है, क्योंकि बदलाव प्रकृति की है, इसको हम नहीं रोक सकते। तो बदलाव ये भी है, लेकिन अब आप देखिए कि अब अस्थाई सरकार जनता के निगाह में है। बहुत देख चुकी गठबंधन और ये सब तोड़क, अब अस्थाई सरकार चाहती है। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग भी उठने लगी है कि रूस और चीन की तरह भारत में भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ये हजारों करोड़ रुपए का ये जो चुनाव का खेला है, इनको उनको पटाने का जो दुनिया भर का मेला, ही खत्म हो जाए। यही तो विपक्ष का आरोप है कि हाँ, सरकार आरोप चाह है, रही उसको है, आरोप तो बनाएंगे। वो चाह रहे हैं कि देश में एक ऐसा माहौल हो जाए कि हाँ। डेमोक्रेसी समाप्त हो जाए, लोकतंत्र समाप्त हो जाए। नहीं, क्या लोकतंत्र समाप्त हो गया? पुतिन और किम जिनपिंग से लोकतंत्र खत्म? चीन में तो लोकतंत्र नहीं है ठीक महाराज, है, नहीं है लोकतंत्र नहीं महाराज। है, करना पड़ेगा आपको, वरना इसी तरह चंद अराजक तत्व विदेशों से आकर यहाँ के लोगों को बहका के नकली वो बनकर तो जब आपका इस्तीफा लेकर चले जाएंगे। इंदिरा जी के लड़के थे संजय गांधी, आप उन- गर्व से सुने कह तो, सकते हैं कि उनके मेरा कोई कुछ- छात्र वहाँ पर था, उनके कुछ प्रदर्शन गुर्गे भी थे, ठीक है। और उनके गुर्गों का ये कहना था, यार चुनाव की क्या आवश्यकता है, जब तक आंटी जी हैं वही हाँ, ये रहेंगे। तानाशाही को इंगित करता है, हाँ। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। मैंने एक बात कही, हाँ। मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूँ, हाँ। एक बात कही कि अब तो ऐसी चर्चा भी उठी है, तो चर्चाएं बहुत हैं।
विराम हाँ विराम लगाइए, जो भारत चल का रहा है जीवित ठीक है। लोकतंत्र है। ठीक है, आप 100-150 कानून को बदल दीजिए, कानून को अपने जेब में रख लीजिए, लेकिन मोदी जी अगर कोई कानून संशोधन बिल लाते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। विपक्ष का मतलब कि देश की शर्त पर हम विरोध करेंगे, देश की शर्त। जैसे कि आप भारत माता की जय कहेंगे तो फलाने की जय कहेंगे, क्या ये होगा विपक्ष का दायित्व? एक नेता विरोधी दल का दायित्व है कि आप कानून संविधान को तोड़ के पीएमओ के बंगले पर चढ़ जाएंगे, संसद को जला देने की बातें करेंगे? ऐसा शोभा नहीं देता। ये मैं समझता हूँ जहाँ तक कि आज़ादी के बाद से ये सबसे घटिया और गिरा हुआ विपक्ष है। एक तो ये एक नहीं है, बटे हुए हैं, और इनको आगे एकदम काला अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। वो कहीं जनता के बीच में चाय दुकानों पर, चट्टियों पे अड़ी और चौराहों पर कहीं बात करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता चढ़ बैठ रही है, इनका भविष्य इनको खतरे खतरे में दिख रहा है। में दिख रहा है। इनका भविष्य इनको खतरे में दिख रहा है, इसलिए ये सारी अराजकताएं फैला रहे हैं, अराजकताओं का माहौल बना रहे हैं, और जो नई जनरेशन है इनको भड़काने का, वर्ग लाने का काम कर रहे हैं। जो अश्लीलता का नंगा नाच जंतर मंतर पे हुआ, क्या ये भारत की संस्कृति है? क्या ये हमारी माँ बहनें हैं? ये हमारी बेटियां नहीं हैं जो वहाँ पर जो अश्लील प्रदर्शन कर रही थी। हमारे असली बच्चे तो नीट की खुशियां मना रहे थे सफलता प्राप्त करके, और कहीं उसमें कोई अश्लीलता नहीं। वो अपने संस्कार, अपने माँ बाप के दिए हुए माहौल में रहे। ये जो हुआ है, जो तमाम वीडियो रिले हुए हैं, इसको देखकर तो शर्म आती है भाई साहब। नीट के टॉपर प्रांशुल बंसल जी का बयान था कि जो जितना समय हम इसमें प्रदर्शन करने में गंवाने, उतने उससे ज्यादा हम पढ़ के और ये टॉपर बनेंगे। और हम उसने वो टॉप भी टॉपर किया। ये बनेंगे। नीट के टॉपर का बयान है। हम और आग लगा के पहले टॉपर पहले तुलना होती किससे थी? पहले तुलना भारत की पाकिस्तान से लोग करते थे। आज क्या करते हैं? अरे अमेरिका 10% का लगा दिया टैक्स हमारे ऊपर, भारत के ऊपर। तो आज तुलना अमेरिका से है भारत की। भारत से लोग अमेरिका की तुलना करते हैं। ये एक नया भारत है, नया ये भारत। विकसित भारत है। पाकिस्तान दिखाकर डराया नहीं जा सकता, हमारी सेना को लाचार नहीं रखा जा सकता, बेरोजगारों को धरना प्रदर्शन करा के उनका ध्यान नहीं भटकाया जा सकता है। यहाँ ऑनलाइन जमाना है, तमाम योजनाएं हैं। अभी आप स्टार्टअप से लेके सब आप पढ़िए, और अगर आपको चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है तो मन की बात देखें, उसमें प्रधानमंत्री जी आपको जानकारी देते हैं जमीन से लेके आसमान। आप क्या कहना चाह रहे थे बाबू? आप काकरोच पार्टी जैसे जो था, ये देखिए प्रयोजन था, क्योंकि राहुल गांधी ने, आप सुने होंगे कुछ माह पहले उन्होंने कहा था कि सरकार को गिर जाएगी या सरकार गिरा दी जाएगी। हाँ। तो ये पूरा प्रयोजन था, विपक्ष का पूरा प्रयोजन था कि सरकार को किसी तरह से डैमेज करना है, हाँ। सरकार को गिराना। और रही बात धर्म में सरकार की झुकने की बात, तो भाई देखिए कहावत है ना, जन्मने अपने बच्चे से ही हारता है। हाँ। तो बच्चों की बात थी यहाँ, इसलिए सरकार झुक गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कुशल धन्यवाद।